discuss about the lecture number 3 of chapter number 2, that is number system. पिछले लेक्चर के अंदर हमने कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम पढ़ा कि नंबर सिस्टम की एक टाइप को किस तरह किसी दूसरी टाइप में कन्वर्ट किया जाता है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि मेमोरी और डेटा स्टोरेज आपके पास क्या होता है। वहाँ से हम पढ़ा आपके लेक्चर नंबर 3 है। तो सबसे पहले हम मेमोरी के बारे में जानते हैं कि मेमोरी क्या होता है, फिर हम मूव करेंगे डेटा स्टोरेज के। मेमोरी आपके पास, इसे मेमोरी भी कहते हैं, स्टोरेज एरिया भी कहते हैं। जिस तरह से आप देखते हैं कि एक कंप्लीट अगर घर है तो उस घर में स्टोर रूम होता है। स्टोर रूम का मकसद ये होता है कि घर का जितना भी एक्स्ट्रा सामान है वो वहाँ रखा जाए, ताकि जब कभी ज़रूरत हो आप इजीली वहाँ से हासिल कर सकें जब कभी ज़रूरत हो। इसी तरह से आपके कंप्यूटर के ऊपर आप ऑनलाइन काम कर रहे थे, आप चाहते हैं कि जब नेट अवेलेबल ना भी हो तो आप लैपटॉप, मोबाइल या कंप्यूटर को जब ऑन करें तो उससे रिलेटेड जो भी आपको मटेरियल चाहिए हो आप इजीली गेट कर लें। समटाइम ऐसा होता है नेट अवेलेबल नहीं होता, अक्सर इश्यूज होते हैं, ठीक है। तो उस सूरत में आप क्या करते हैं, जब आप ऑनलाइन होते हैं उस वक्त आप उस वीडियो, सॉन्ग या उस डॉक्यूमेंट को जो PDF या व्हाटएवर किसी भी फॉर्म में आप उसे इजीली क्या कर लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद वो आपकी मेमोरी या स्टोरेज एरिया में स्टोर होता है, ठीक है। स्टोर से लफ्ज़ स्टोरेज हमने लफ्ज़ जनरेट किया है, तो आपकी मेमोरी या स्टोरेज एरिया में वो क्या करता है, स्टोर रहता है। जिसका पर्पस ये होता है कि इन केस अगर फ्यूचर में ज़रूरत है उस चीज़ से रिलेटेड तो दोबारा इतनी ज़्यादा मेहनत या स्ट्रगल करके उस चीज़ को दोबारा फाइंड आउट ना करो, बल्कि वो पहले से पड़ी हुई है। जब तक आपको लगता है ये ड्यूरेशन है, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप क्या करते हैं, उसे अपने कंप्यूटर में या मोबाइल में स्टोर करके रख लेते हैं। और जब आपकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाती है तो फिर आप उसे रिमूव या डिलीट कर देते हैं, ठीक है। सम टाइम कोई ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जो आप खुद से बनाते हैं, नेट से नहीं लेते, आप खुद से बनाते हैं। अब आप एक ही चीज़ को बार बार बनाते रहेंगे तो इससे क्या होगा कि आपका टाइम ज़ाया होगा, आपकी मेहनत ज़ाया होगी, और मोबाइल, कंप्यूटर के ऊपर बैटरी या और भी काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, वो सब ज़ाया हो जाए। उसके लिए आप क्या करते हैं, जो आपने चीज़ बनाई होती है आप उसे सेव करके रखते हैं। तो सेव करने के लिए भी यही मेमोरी और स्टोरेज एरिया ही इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है जी। अब वो ये कह रहा है कि ये मेमोरी या स्टोरेज एरिया वो पोर्शन जहाँ हम अपना एक्स्ट्रा डेटा, जब आप ऑफलाइन हो जाते हैं या अपना एक्स्ट्रा डेटा जो आपने खुद बनाया होता है उसे स्टोर करना होता है, उसके लिए आप ये मेमोरी एक कंपोनेंट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमने मेमोरी को आगे फर्दर हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, जिनमें कुछ हमारे पास प्राइमरी मेमोरीज होती हैं, यानी ऐसी मेमोरी जिनके अंदर सारा का सारा डेटा जो है वो परमानेंटली स्टोर किया गया है, लेकिन उसे टेम्परेरी तौर पे रीड किया जा रहा है। और सेकंड हमारे पास टाइप आती है सेकेंडरी मेमोरी। एक प्राइमरी मेमोरी है, दूसरी सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जिसमें परमानेंटली स्टोर किया हुआ है और उसे रीड आप टेम्परेरी कर रहे हैं। सेकेंडरी मेमोरी के अंदर भी आप परमानेंटली डेटा को स्टोर कर लेते हैं, लेकिन उसे रीड जो है वो टेम्परेरी नहीं, परमानेंटली ही समटाइम कर रहे हैं, जब तक आपके कंप्यूटर की लैब या प्रॉम वगैरह चलती रहती है, आप उसके ऊपर वर्क करते हैं। तो आपने वर्किंग के लिहाज से यहाँ छोटी सी हिस्सों में डिवाइड कर दिया। सबसे पहला इनमें हमारे पास पॉइंट है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसे रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी इसलिए कहा है क्योंकि इसके अंदर एक्सेस का मतलब होता है हासिल करना, रैंडम का मतलब होता है रैंडमली, जो चाहे। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम का मतलब कि रैंडमली आपको वो चीज़ चाहिए, एक्सेस का मतलब होता है हासिल करना, और मेमोरी से मुराद मेमोरी के अंदर। अब आपके पास मिसाल के तौर पे मेरे पास ये एक रैम है, इसके मैं कुछ कंपोनेंट कुछ पार्ट्स बना लेता हूँ, पोर्शन, और हर पोर्शन को कोई ना कोई नाम दे देता हूँ। हर पोर्शन को मैंने कोई ना कोई नाम दे दिया, हर पोर्शन के अंदर मैं कोई ना कोई फाइल स्टोर कर देता हूँ। अब मुझे रैंडमली रैम इसलिए हमने से कहा या रैंडम एक्सेस मेमोरी इसलिए कहा क्योंकि जो भी आपको फाइल चाहिए होती है आपको वो सारी लिस्ट नजर आ रही थी फाइलों की, या फोल्डर चाहिए या कोई पिक्चर या मूवी, सॉन्ग, व्हाटएवर कुछ भी, क्योंकि आपका मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा जो होता है वो रैम के अंदर स्टोर किया जा रहा होता है। तो आपको हर चीज़ की, हर टाइप ऑफ डेटा की एक लिस्ट नजर आ रही है। मिसाल के तौर पे मुझे सॉन्ग्स की एक लिस्ट नजर आ रही है, तो
मैं अपनी मर्जी के मुताबिक जो सॉन्ग मुझे सुनना होता है मैं उसके ऊपर सिंगल अपने माउस के कर्सर को लेके जाता हूँ, ये माउस का कर्सर है पॉइंटर को, ठीक है, और वहां जाकर सिंगल क्लिक कर देता हूँ या राइट क्लिक के बटन को प्रेस करके ओपन कर देता हूँ। तो ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली इसे ओपन कर देता है। वो मुझसे ये नहीं पूछता कि तुमने पहले 4 पिछले गाने चलाने हैं कि नहीं, मीन रैंडमली वो वर्क कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो तरतीब के साथ अगर मैंने A5 फाइल को ओपन करना है तो वो कहेगा नहीं ये पहली A4 में A से लेकर A4 तक भी ओपन करो, उसके बाद तुम्हारी A5 के बारे में नहीं। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसलिए का है क्योंकि इसके अंदर आप रैंडमली जो मर्जी फाइल चाहिए होती है आप इजीली क्या करते हैं उसे एक्सेस कर लेते हैं अपनी रिक्वायरमेंट, ठीक है जी। उसके बाद हमने रैम को 2 हिस्सों में डिवाइड किए हैं, इसमें हमारे पास SRAM है और DRAM। रैम के अंदर हम डेटा को रीड भी करते हैं और डेटा को राइट भी कर रहे हैं, लेकिन जो रोम है उसके अंदर सिर्फ डेटा को रीड किया जा रहा है, इसलिए हमने इसका नाम भी क्या रखा हुआ था, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है जी। इससे पहले हम देखते हैं कि हमने रैम को 2 हिस्सों में डिवाइड किया, SRAM है और DRAM। SRAM यानी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसके अंदर जितनी भी अमाउंट ऑफ डेटा जो पड़ा होता है वो स्टैटिक होता है। स्टैटिक का मतलब होता है जो अपनी जगह को या पोजीशन जो है वो चेंज नहीं कर रहा होता है, एक स्पेसिफिक पॉइंट पर पड़ा है। और सेकंड में हमारे पास आता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक जो हर लम्हे के बाद अपनी पोजीशन को चेंज कर देता है। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, आप अपने रैम के अंदर एक या मोबाइल के अंदर, क्योंकि मोबाइल में ऑफ कोर्स रैम गिवन होती है, स्टोरेज एरिया गिवन होता है, तो आप क्या करते हैं अपने मोबाइल के अंदर एक ऐप डाउनलोड कर लेते हैं क्लॉक की। अब जब भी उस ऐप को ओपन करेंगे तो हर मर्तबा जो एग्जैक्ट टाइम होगा क्लॉक का वो आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपके मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई है, आपने सारी रात अपने मोबाइल को मतलब साइड के ऊपर रखा हुआ है, सुबह उठकर आपने मोबाइल चार्जिंग पर लगाया, मोबाइल ऑन हुआ तो अब वो रात वाली डेट नजर आ रही नहीं, वो ऑटोमेटिकली क्या होगी, चेंज होती रहेगी। तो वो किसके अंदर बेसिकली स्टोर हो रही होती है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। वो कुछ अमाउंट ऑफ डेटा आपका ऐसा होता है जो कि मतलब वक्तन ब वक्तन आपको कुछ चेंज करना पड़ता है, वो खुद ब खुद चेंज नहीं होता, वो सारा का सारा स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी में स्टोर होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेज में हमारे पास रोम यानी रीड ओनली मेमोरी, ऐसी मेमोरी जिसके वो हम इस्तेमाल करते हैं सिर्फ और सिर्फ डेटा को रीड आउट करने के लिए। अब वो ये कह रहा है कि इसके अंदर हमने आगे फर्दर 3 हिस्सों में डिवाइड किए हैं, क्योंकि रोम के अंदर ऐसा होता है कि जब मैन्युफैक्चरर कंपनी या इंडस्ट्री के अंदर रोम को बनाया जा रहा होता है तो मैन्युफैक्चरर इसके अंदर एक मरतबा डेटा स्टोर कर देता है, उसके बाद जब कभी भी इसे ओपन किया जाता है तो इसके अंदर डेटा राइट नहीं किया जाता, हमेशा डेटा रीड किया जाता है, इसलिए हमने इसे कहा है रीड ओनली मेमोरी। रैम के अंदर रीड भी करते हैं राइट भी करते हैं, लेकिन रोम जो है उसमें जस्ट हम डेटा रीड कर रहे हैं, ठीक है जी। इसकी अगर एक एग्जांपल दूं तो आपके मोबाइल के अंदर ऐप्स होती हैं, आप देखते हैं कि अगर आपके मोबाइल को लॉक लग गया है, आप बाजार से मतलब पासवर्ड खुलवाते हैं तो वो नहीं ओपन होता, तो वो क्या करता है दोबारा से आपके मोबाइल को रिफ्रेश कर देता है। रिफ्रेश में मतलब आपका सारा पिछला डेटा जो है वो डिलीट हो जाता है और मोबाइल ऐसे बिल्कुल न्यू हो जाता है जैसे आप नया अभी कंपनी से लेकर आए। तो उसके अंदर आप देखते हो आपका जितना आपका डेटा था वो डिलीट हो गया, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐप या कुछ डेटा जो होता है वो कंप्यूटर मोबाइल का पहले से होता है वो डिलीट नहीं होता, जैसे सेटिंग की ऑप्शन है, जैसे फाइल मैनेजमेंट की है, जैसे गूगल क्रोम है, इस तरह की डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस होती हैं, गैलरी की है, ये डिलीट नहीं होती। इसकी रीजन क्या है, ये आपके पास रोम के अंदर पड़ी होती है, ठीक हो गया जी, इसमें पड़ी होती है रोम। आगे हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, पी रोम ऐसी रोम जिसे प्रोग्रामिंग के लिए इस्तेमाल किया जाए, दैट इज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सेकंड है इसमें ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, क्योंकि हमने कहा रोम के अंदर जितना भी अमाउंट ऑफ डेटा पड़ा होता है आप उसे रिमूव या डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो उसे रिमूव या डिलीट ईपी रोम के अंदर और ईईपी रोम दोनों में कर सकते हैं। ईपी रोम में हम अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड रेज को इस्तेमाल करके अपना सारा अमाउंट ऑफ डेटा रोम के अंदर से रिमूव करते हैं और फिर वो नए सिरे से लिंक करते हैं, लेकिन जितनी मेहनत हमें दोबारा से, लेकिन उसे मतलब इतनी मेहनत से अल्ट्रावायलेट रेज यूज करके उसे रिमूव करके दोबारा से रिन्यूएबल करने की पड़ती है, उतने की हमें 2-3 रोम मिल जाती है, इसलिए हम ईपी रोम के ऑप्शन को इस्तेमाल ही नहीं करते। और ईपी रोम यानी इलेक्ट्रिकल इरेज, जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल करके आपका लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ डेटा जो है वो रिमूव किया जा रहा है। हम ईपी रोम इनमें से किसी को भी ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देते हैं, आमतौर पर जैसे आपके पास रोम की ऑप्शन है। नेक्स्ट जी इनमें हमारे पास सेकंड टॉपिक है, सेकंड क्वेश्चन, दैट इज अ डेटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर मेमोरी। आपके कंप्यूटर के अंदर अब डेटा स्टोर हो रहा है, क्योंकि जब आप कोई चीज डाउनलोड कर रहे हो, कोई चीज अपलोड कर रहे हो, तो वो कंप्यूटर में आ रही है, कंप्यूटर से बाहर जा रही है, तो उसे हमेशा साइज के अंदर रखा जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे आप एक दूध का गिलास लेते हैं
तो आप एक गिलास के अंदर जब दूध डालते हैं तो फिर आप पेमाइश कर रहे होते हैं कि गिलास के अंदर कितनी है मतलब मिकदार जो है वो दूध की डाल सकते हैं, या कितनी मिकदार जो है वो इस गिलास से दूध की बाहर निकालनी है। मीन आप क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं। इसी तरह से जब आप कंप्यूटर के अंदर डेटा जो है वो डाउनलोड कर रहे होते हैं या अपलोड कर रहे होते हैं, वो कोई भी फॉर्म ऑफ डेटा है, कोई सॉन्ग है, कोई वीडियो है, कोई ऑडियो है, जब आप उसे अपलोड या डाउनलोड कर रहे होते हैं उस फॉर्म में भी हमें ज़रूरत होती है कि मेजरमेंट को ज़हन में रखा जाए। जैसे फिजिकली अगर हम बात करें तो हर चीज़ को मेजर करने के लिए कोई ना कोई यूनिट होता है। जैसे टाइम के लिए यूनिट है, जैसे आपके पास लिक्विड है उसके लिए आपके पास कोई ना कोई यूनिट होता है, आपके पास मैथ है उसके लिए कोई ना कोई यूनिट होता है, यानी हर चीज़ के लिए कोई ना कोई यूनिट है। बिल्कुल इसी तरह से जब आप कंप्यूटर के अंदर डेटा को डाउनलोड कर रहे होते हैं या कंप्यूटर से डेटा को अपलोड कर रहे होते हैं, उसे पैमाइश करके मेजर करके एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा रहा है। तो मेजर करने से पहले हम देखते हैं कि डेटा रिप्रेजेंटेशन क्या है। हमने पिछले लेक्चर में एक टर्म यूज की जिसे हमने बाइनरी डिजिट का, जो कि शॉर्ट एक कंप्लीट लॉन्ग वर्ड है, दैट इज बिट। बिट हम एक शॉर्ट वर्ड यूज करते हैं, इसकी फुल एब्रिविएशन हमारे पास बाइनरी डिजिट है। तो आपके सबसे स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ डेटा जो होता है वो बिट के अंदर स्टोर होता है। एक बिट के अंदर एक वक्त में एक डेटा स्टोर होता है। जैसे मेरे पास है a, इसके अंदर है ये a एक वक्त में 0 के अंदर स्टोर होगा या 1 के अंदर स्टोर हो रहा होगा। ठीक हो गया जी। तो इसी तरह वो ये कह रहा है हमारे पास जब हमारे पास एक बिट मिलता है, 8 बिट्स मिलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास यूनिट होता है बिट, फिर हम 4 बिट को मिलाते हैं तो हमारे पास 1 निबल बनता है। ठीक है जी। उसके बाद हम 8 बिट मिलाते हैं, 8 बिट से मुराद कितने निबल, 2 निबल। तो हमारे पास कितने बाइट बनता है, 1 बाइट बनता है। ठीक हो गया जी। फिर हम 1024 बाइट इस्तेमाल करते हैं तो 1 KB बन जाता है। फिर 1024 KB इस्तेमाल करते हैं तो 1 MB बन जाता है। फिर 1024 MB इस्तेमाल करते हैं तो 1 GB आपके पास बन रहा होता है। एंड आज के दौर में तो हमारी जो हार्ड डिस्क है या रैम है उनके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो टेराबाइट के अंदर डेटा स्टोर कर लेते हैं, यानी 1024 GB हो तो आपके पास 1 टेराबाइट बनता है। ठीक है, दैट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। सेकंड कह रहा है कि जब आप हमेशा जो डेटा की रिप्रेजेंटेशन है अभी बताया वो 0 या 1 की फॉर्म में हो रही थी, यानी 0 1 की फॉर्म में। मैंने पिछले लेक्चर नंबर आपको 2 में भी बताया कि 0 1 की फॉर्म में आपका लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ डेटा जो है वो कंप्यूटर में स्टोर किया जाता होता है, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो या हमेशा कंप्यूटर लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज को समझ रहा होता है, और बाइनरी लैंग्वेज हमेशा 0 और 1 की फॉर्म में होती है। तो वो ये कह रहा है कि हमेशा आपकी जो डेटा की रिप्रेजेंटेशन है वो किसी भी मेमोरी में इंक्लूड की गई है वो हमेशा 0 और 1 के अंदर ही परफॉर्म कर रही है अपना लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ डेटा। ठीक है जी। नेक्स्ट इसमें हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस यानी इसी टॉपिक का जो अगला पॉइंट है, यहाँ तक हमारा मेमोरी का पोर्शन कंप्लीट हो गया। स्टोरेज डिवाइसेस यानी वो डिवाइसेस जो इस्तेमाल की जाती हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, क्योंकि अभी तक हम डिस्कशन कर चुके हैं कि हमने डेटा को स्टोर करना है, तो डेटा को स्टोर करने के लिए हमें कुछ न कुछ डिवाइसेस की जरूरत होती है। जैसे कंप्यूटर को इनपुट देनी है तो उसके लिए इनपुट डिवाइसेस हैं, कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन। आपने कंप्यूटर से आउटपुट लेनी है तो उसके लिए अलग डिवाइसेस हैं, मॉनिटर है, स्पीकर है, प्रिंटर है। इसी तरह से आपने कंप्यूटर के अंदर अगर डेटा को स्टोर करना है तो स्टोर करने के लिए हमारे पास कुछ स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। इनको आगे हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस जिनके अंदर आपका सारा लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ डेटा है वो टेम्परेरी तौर पर स्टोर किया जा रहा होता है, और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जिनके अंदर जितना भी डेटा है वो परमानेंटली स्टोर किया जा रहा होता है। ठीक है, हमने प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस को आगे 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, रैम और रोम में। और रैम और रोम की अभी भी हम डिटेल में बात कर चुके हैं कि प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस यानी रैम के अंदर भी आप डेटा इजीली आगे पीछे कन्वर्ट कर लेते हैं, रोम के अंदर भी आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन चेंज करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हम उसे रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जिनमें आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क यूज होती है। पुराने वक्तों में हार्ड डिस्क की जगह पर फ्लॉपी डिस्क यूज की जाती थी, जैसे आपके पास एक छोटी सी तरह से चिप होती थी जिसके ऊपर आपने मतलब लोहे की बनी हुई एक जैकेट अटैच की होती थी जिसके अंदर एक सर्कल होता था। तो सर्कल के अंदर आपने एक छोटी सी पिन अटैच की होती थी, वो पिन आपकी एज अ मेमोरी कार्ड जिस तरह से आज काम कर रहा होता है वो पिन उस तरह वर्क करते हैं। इसे एक मरतबा आप इस्तेमाल करते थे उसके बाद ये मतलब यूजलेस होती थी, बेकार।
उसके बाद इनमें मैग्नेटिक टेप की शेप भी आप लोगों ने देखी होगी, जो रेडियस के साथ भी समहाउ अटैच होती है। इस तरह से आपके पास एक कैसेट गिवन होती है, जिनमें मतलब इस तरह से रेंज होती है, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर मतलब सर्कुलेट कर रही होती है। तो ये आपके पास इसके अंदर आपके पास एक जैसे एक मैग्नेटिक टेप इसलिए का है क्योंकि इसके अंदर आपके पास इस तरह से टेप होती है, इस तरह से आपके पास फोर्स टेप होती है, उस तरह से कंप्लीट एक टेप होती है जिसके ऊपर आपने सारे मैग्नेटिक कोडिंग की हुई है, इसलिए इसका कलर ब्लैक कलर फॉर्म में होता है। पुराने वक्तों में जो वीसीआर हैं या जो कैसेट्स वगैरह में इस्तेमाल किए जाते थे मैग्नेटिक टेप के तौर पे डेटा स्टोर करने। लास्ट पॉइंट है इनमें मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। कि कंप्यूटर मेमोरी के अंदर जब डेटा स्टोर किया जा रहा होता है, तो मैंने आपको बताया था कि हमेशा मेमोरी की साइज को देखा जा रहा होता है कि कितने बिट पर सेकंड के हिसाब से, क्योंकि जब आप कोई चीज डाउनलोड करते हैं तो वो एक ही मर्तबा में डाउनलोड नहीं होती, बल्कि साइड के ऊपर टाइम लिखा होता है कि इतने % डाउनलोड होगी, इतने % रहती है, इसके अलावा इतनी अमाउंट ऑफ डेटा बिट पर सेकंड के हिसाब से ट्रांसफर हो रहा है। कुछ इस तरह से अगर आप लोगों ने गौर से मोबाइल पर देखो तो लिखा है 280 बिट पर सेकंड। इसका मतलब है कि आपके 1 सेकंड के अंदर 280 बिट जो है वो आपके कंप्यूटर के अंदर स्टोर की जा रही है। ठीक है जी, ये मोबाइल में तो इसके लिए आप एक यूनिट यूज करते हैं, दैट इज बीपीएस, बिट पर सेकंड। और बिट पर सेकंड आपके पास एक यूनिट है जो हेल्प करता है जब आप कोई चीज डाउनलोड कर रहे होते हैं या अपलोड कर रहे होते हैं। अगर आपकी मेमोरी में जगह कम होती है, जैसे आपकी मेमोरी 2 जीबी की थी और आप 4 जीबी का डेटा उसके अंदर स्टोर करते हैं, तो वो इम्पॉसिबल होगा। इतनी अमाउंट ऑफ मिकदार जो है वो डिपेंड करती है कि अमाउंट ऑफ डेटा किस तरह से। कुछ ऐसे डेटा होते हैं कि जो मतलब 2 जीबी स्टोर कर देंगे, 2 जीबी नहीं करेंगे। कुछ और ऐसे होंगे वो पहले से ही कह देंगे कि मेमोरी इनफ है, तो वो कम अमाउंट ऑफ डेटा उसके अंदर स्टोर कर रहे हैं। ठीक है जी, तो आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया है कि मेमोरी एंड डेटा स्टोरेज क्या होता है, डेटा को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, स्टोरेज डिवाइस क्या होता है। सबसे लास्ट में हमने मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ कंप्यूटर मेमोरी देखा है। नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से हम थोड़ा मूव करेंगे बुलियन अलजेब्रा क्या होता है और बुलियन अलजेब्रा की कंप्यूटर के अंदर क्या है।